Hello everyone. So in this lecture, we are going to learn how to solve system of linear equation. And before this lecture, in the last lecture, I have talked about the rank of a matrix and I have given some introduction about the system of linear equation, how it looks like and how to convert our system of linear equation into matrix form. ये सारी चीज़ें हमने इसके पहले वाले लेक्चर नंबर आई थिंक 5 में डिस्कस कर लिया हमने कि सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन दिखती कैसे हैं, होती कैसे हैं, क्या क्या होता है उसमें और उसको कैसे हमको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर कर रखी हैं और हमने ये भी देखा कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन क्या होता है और नॉन होमोजीनियस क्या होता है। तो उसी क्रम में हम कुछ और बातें करेंगे आज इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, हेडिंग डालता हूँ सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन। आवर टॉपिक इज सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो, जिन लोगों ने लेक्चर 4 और 5 नहीं देखे हैं प्लीज उसको आप देख लीजिए, क्योंकि रैंक का जब तक आपको आइडिया नहीं आएगा यू कांट बी एबल टू सॉल्व दैट सिस्टम। ओके, सो गो देयर एंड फर्स्ट वॉच दैट दोज वीडियोस। मैंने आपको बताया था कि आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ ऐसा दिखता है। एक जनरल सिस्टम लेता हूँ मैं, a11 x1 plus a12 x2. Suppose we have m variables. Suppose we have n variables and n equations, a1, a21 x1, a22 x2 up to a2n xn equal to 0. Like the last equation is an1 x1, an2 x2 started ann xn equal to 0. So there are n equations, there are n variables and m equations. M equations. So this is the rough idea. ये एक तरह का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग स्टार्ट में लिखेंगे सिस्टम ऑफ SOL is सोल, ठीक है। सो दिस इज अ जनरल सोल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो इन मैट्रिक्स फॉर्म कैसे दिखेगा ये। इसमें मैं देखो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, वेरिएबल्स हैं आपके पास इस सिस्टम में वेरिएबल क्या क्या हैं ये पहले लिखते हैं। वेरिएबल्स है कौन कौन, x1 x2, these are the variables या unknowns इनको बोलते हैं। अब मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम का जो आएगा वो ऐसा आएगा, a इंटू कैपिटल x इक्वल टू p। ए क्या है, ये है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब होता है जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स। तो पहले आप स्टार्ट करो x1 के कोफिशिएंट से, तो हर एक इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट कंप्यूट करो और उनको उसी ऑर्डर में, तो a11 a21 a22 ऐसे करते करते a12 a22 a32 अप टू an2, ऐसे करते इधर भी चले जाएंगे a1n a2n a3n, यहाँ चलते चलते amn। ठीक है, तो ये आया आपका
What is X? X is the matrix of unknowns. X1, X2, X3 up to Xn. What is B? B is the matrix of constant terms. Constant terms कौन कौन से हैं? Okay, so I missed something here. B1, B2 up to करके up to Bn. This B1, B2, B3 to Bn. So this is the matrix of constant terms. Okay. अब हम चेक करते हैं व्हाट इज देखो तो अब आपका मैट्रिक्स मैट्रिक्स किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ए एक्स इक्वल टू डी फॉर्म में इसके दो क्लासिफिकेशन है डी इक्वल टू जीरो आ जाए तो सिस्टम क्या हो जाएगा आपका होमोजीनियस और यहाँ पर एक जो बी मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स कांस्टेंट टर्म्स का जो मैट्रिक्स है इफ दैट इज नॉन जीरो तो क्या बोलेंगे इसको नॉन होमोजीनियस अब हम एक नया टर्म सीखते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम कंसिस्टेंट पब्लिक इनकंसिस्टेंट सिस्टम अब आपके पास सिस्टम है ए एक्स इक्वल टू बी ये एक सिस्टम है किस फॉर्म में है ये इन मैट्रिक्स फॉर्म इन मैट्रिक्स फॉर्म सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लियर मतलब आपको अगर ऐसा फॉर्म दी है तो आप इस फॉर्म में बना सकते हैं इस फॉर्म में दी है तो आप इस फॉर्म में बना सकते हैं ठीक है तो ये होता अलजेब्राइक फॉर्म इसको क्या बोलते हैं अलजेब्राइक फॉर्म और ये कौन सा फॉर्म है ये मैट्रिक्स फॉर्म है दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म में ये है आपका तो मैं सिस्टम को मान के चल रहा हूँ कि एक्स इक्वल टू बी है अब बी की हेल्प से हमने डिसाइड कर लिया कि आपका सिस्टम होमोजीनियस होगा कि नॉन होमोजीनियस होगा नाउ वी आर मूविंग टू कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट डेफिनेशन सबसे पहले डेफिनेशन कंसिस्टेंट की देखो अगर किसी सिस्टम के पास सोल्यूशन है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और अगर किसी सिस्टम के पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ओके सो इट इज अ वेरी इजी डेफिनेशन a system of linear equation is said to be consistent सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप लोग एग्जाम में SOL नहीं लिखेंगे ठीक है आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखना है a system of linear equation is said to be consistent और जिनको ये डेफिनेशन आती है यू कैन मूव फॉरवर्ड if it has a solution मतलब एक सोल्यूशन तो कम से कम हो ही और इनकंसिस्टेंट किसको बोलेंगे so it's said to be inconsistent
to be inconsistent if it has no solution, अगर इसके पास कोई भी solution ना हो. For example, एक इक्वेशन लिखा है x plus y equal to 2 और दूसरा इक्वेशन लिखा है x plus y equal to 4. अब हमको इसे सॉल्व करना है, चेक करना है कि सिस्टम के पास सोल्यूशन है कि नहीं. सो वी हैव टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. इसका मैट्रिक्स फॉर्म पहले बताइए क्या होगा. क्विकली हम लिख देंगे मैट्रिक्स फॉर्म 1 1 1 1. यहाँ पर वेरिएबल आ जाएगा एक्स वाई और राइट साइड में कौन आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगे 2 4. ये जो आया आपका दिस इज द ए, दिस इज द एक्स एंड दिस इज द बी. ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्म आ गया. अभी हमने मैट्रिक्स फॉर्म को नहीं बताया कैसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म. अभी जस्ट आप इसका सोल्यूशन देखिए. क्या इस सिस्टम के पास सोल्यूशन है क्या. अगर इसके पास कोई सोल्यूशन है तो दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए. सपोज करो इफ, तो देखो ध्यान से, इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है बट राइट हैंड साइड दोनों में क्या है, डिफरेंट है. सो इट कैन नॉट हैव सॉल्यूशंस. ओके, क्लियरली दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. कोई सॉल्यूशन ही नहीं है. क्यों नहीं सॉल्यूशन, बिकॉज, क्या बिकॉज x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया है बट ऊपर वाली इक्वेशन से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होती है, 2 है, तो 2 इक्वल टू 4 नॉट पॉसिबल. अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, 2 implies this, 1 implies this. ठीक है, ऊपर से. सो नॉट पॉसिबल, सो नो सॉल्यूशन. तो ये कैसा सिस्टम हो गया, सो हेंस इट इज अ इनकंसिस्टेंट सिस्टम. हेंस इट इज एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट्स इट. ठीक है, तो हमें यही पता लगाना है. अब हम बात करते हैं यूनिक सोल्यूशन की. अगर आपके पास सोल्यूशन है तो क्या होगा. नोट, यूनिक सोल्यूशन क्या होता है. यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है जब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो, एक से ज्यादा सोल्यूशन ना हो, तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है दैट सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन. System of linear equation has a unique solution. Has a unique solution if it has only one solution. अगर इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है तो हम क्या बोलेंगे, इसके पास यूनिक सोल्यूशन है. ठीक है, नोट लगा के लिखते हैं एक बात. System of linear equation has either unique solution or infinitely many solutions. या तो उसके पास यूनिक सोल्यूशन हो गया तो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होगा. मतलब बीच का कोई रास्ता नहीं है.
मतलब दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं जिसके पास एग्जैक्टली दो सोल्यूशन हो, एग्जैक्टली तीन सोल्यूशन हो, एग्जैक्टली फोर सोल्यूशन हो। ऐसा नहीं होता। या तो एक सोल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, या तो नो सोल्यूशन होगा। वो तीन ही कैटेगरी है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास तीन ही कैटेगरी है। या तो नो सोल्यूशन, हैज either either first no solution, दूसरा यूनिक सोल्यूशन, और तीसरा इनफाइनाइटली सोल्यूशन। तीन ही चीजें हो सकती है एक एक एट अ टाइम। या तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, बीच में कोई रास्ता नहीं। तो अब यही पता लगाना है कब यूनिक सोल्यूशन होगा, कब नो सोल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमने सीख लिया। नाउ वी विल यूज द रैंक मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन तो मैं पहले आपको थ्योरी लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बताई थी। ये होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ए के बीच में अगर लाइन ऐसे खींच दी और बी को भी लिख दिया तो इसको बोला जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। एंड दिस मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। दिस वन चार्ट बना देते हैं। नेचर ऑफ सोल्यूशन का मतलब है कितने सोल्यूशन होंगे, यूजिंग रैंक मेथड। यूजिंग रैंक मेथड। क्या है रैंक मेथड, देखिएगा। ए एक्स इक्वल टू बी है आपके पास। ठीक है, सपोज करो n इज द नंबर ऑफ अननोन्स। मतलब ये जो सिस्टम है इसके पास जो नंबर ऑफ अननोन्स है वो n है। अननोन्स। पहला नो सोल्यूशन। कब होगा नो सोल्यूशन, if rank of A is not equal to rank of this matrix, augmented matrix। पहली चीज ये। ठीक है, सेकंड यूनिक सोल्यूशन। या मैं इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ। हैज अ सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। दूसरा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन होगा, बट कितने सोल्यूशन होंगे, तो कंसिस्टेंट में भी दो क्लास बन जाएंगी। व्हाट आर दो दीज टू क्लासेस। कंसिस्टेंट कब होगा, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। मतलब सोल्यूशन कब नहीं होगा, जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, तब सोल्यूशन होगा। अगर इक्वल नहीं तो सोल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब हम डिसाइड करते हैं यूनिक सोल्यूशन कब होगा और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन कब होंगे। अगर सोल्यूशन है तो या तो एक सोल्यूशन होगा, या तो मोर देन वन होंगे। तो बात करते हैं पहला
यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कब होगा? इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, तो ये यूनिक सोल्यूशन। और दूसरा है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कब होगा? इफ rank of A equal to rank of augmented matrix but this is less than n number of unknowns, ऐसे केस में you will get infinitely many solution। तो ये चार्ट आपको याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है आपको, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट चार्ट, रिमेंबर इट। अब इसी की हेल्प से हम लोग पता लगाएंगे कि सॉल्यूशंस कितने होंगे। क्वेश्चन करते हैं, देखो। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहला है x plus y minus z equal to 1, 2x minus 3z equal to 0, y plus 5z equal to 1। एक सिस्टम ये है, ठीक है? इसको सॉल्व करना है हमको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में। तो डायरेक्ट सोल्यूशन इसका मैं लिखता हूँ, आपको डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखनी है। ये कैसा सिस्टम है, होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस? आंसर इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। राइट दी augmented matrix। And what is the augmented matrix of the system? Your augmented matrix will be named as AB. Now write the coefficient matrix. Coefficients of x are 1, 2 and 1. So x coefficient is 0 in the third equation, so it will be 0. Now collect the coefficients of y. It is 1 in the second equation, no y is present, so take it as 0. In the third equation, you can take 1. You should take the coefficient of y equal to 1. Now collect the coefficients of z from each equation. So you will get -1 from the second equation. Coefficient of z is -3, and in the last equation it is 5. Now draw a line, vertical line, to separate the constant terms. That is 1, 0, 1. Okay. So now this is your augmented matrix. Now your task is convert this augmented matrix into echelon form. What is your step? Convert this matrix into echelon form. So this is our target. So we will use elementary row operations that we have already learned in first few lectures. Now we R2 minus 2 times R1. This is the first operation that we are going to use. फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं किया हमने, सेकेंड रो में चेंज किया हमने, क्योंकि हमें इस जगह पर जीरो बनाना है। इक्लान फॉर्म में यहाँ पर जीरो होना चाहिए, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। आपको कुछ नहीं करना है, इस फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करा दो पूरी रो को, और फिर उसको नीचे वाली रो से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पर 1 की जगह 2 आ जाएगा। ओके, तो 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1 एंड 0, एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं करना आपको, एज इट इज रहेगी 0 1 5 1। Observe that it is not still converted into echelon form. So your next target should be create here 0, create here 1. So what we can do, we can scale it by -1/2 factor.
So you multiply your second row by 1 minus 1 by 2. What you got? 1 1 minus 1 1 0 1 1 by 2. यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 0 1 5 1. Now your target is to create 0 here ना. आप चाहो तो ऊपर भी 0 बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी रहेगा आपके लिए. Now R3 minus R2. 1 1 minus 1. फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं करना. No need to change in row 2 also. We need to only change in row 3. रो 3 माइनस रो 2 का मतलब है 1 माइनस 1 0. 5 माइनस 1 बाई 2 कितना आ जाएगा? 9 बाई 2. और यहाँ कितना आ जाएगा? 0. Now so this matrix is in the echelon form. ध्यान से देखो, तो जब मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन लिखाया था तो मुझे दो चीज़ों की जरूरत थी, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. बट हमने तो सिर्फ इक्लान फॉर्म में किसको कन्वर्ट किया? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को. बट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर ही कोफिशिएंट मैट्रिक्स छुपी हुई है. अगर आप लास्ट वाले कॉलम को हटा दो अपने दिमाग से, तो आपको जो मैट्रिक्स दिखेगी वो होगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स. तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का अलग से आपको इक्लान फॉर्म कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. इक्लान फॉर्म में आपको सिर्फ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना ही इनफ है. तो कर दिया हमने. अब यहाँ से देखो, रैंक ऑफ ए भी निकालते हैं और रैंक ऑफ ए भी निकालते हैं. ये है पूरा का पूरा ए भी. और ए कौन है आपका? ये आपका ए है. ए का इक्लान फॉर्म. ये ए का इक्लान फॉर्म है और ये है ए बी का इक्लान फॉर्म. अब दोनों से आपको देखो रैंक निकालना है. यहाँ से आप देखो नंबर ऑफ लीडिंग एलिमेंट्स कितने हैं? 3. तो रैंक ऑफ ए कितना आ गया? 3. अब सी होल मैट्रिक्स एट अ टाइम, यू आर स्टिल गेटिंग द सेम नंबर ऑफ लीडिंग एलिमेंट्स. तो रैंक ऑफ ये भी कितना आ गया? 3. और जब ये दोनों रैंक सेम आ जाए तो आप बोलते हो आपका जो सिस्टम है, मतलब आपका ये वाला सिस्टम, ये क्या है? कंसिस्टेंट है आपका सिस्टम. कंसिस्टेंट मतलब इसका सोल्यूशन है. बट कितने सोल्यूशन है अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है. ये कब डिसाइड हो जाएगा? जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन आ जाए. अब नंबर ऑफ अननोन बताओ कितने सिस्टम है आपके पास? 3. एक्स वाई जेड नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? 3. तो ये तीनों चीजें 3 की इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब इसके पास यूनिक सोल्यूशन है. ठीक है. ठीक है. तो यहाँ से मैं देखा, these are the leading elements. Rank of A equal to rank of AB. रैंक ऑफ ए भी 3 आया, रैंक ऑफ ए भी 3 आया और n इक्वल टू 3 आया. तो यहाँ से क्या मिला? दिस इंप्लाइज सिस्टम इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन. देखिए, और जिस कॉलम में पाइवट पाइवट एलिमेंट, जिस कॉलम में लीडिंग एलिमेंट होता है उसको, उस कॉलम को बोला जाता है लीडिंग कॉलम. तो पहला कॉलम लीडिंग कॉलम है, दूसरा लीडिंग कॉलम है, तीसरा लीडिंग कॉलम है, बट चौथा लीडिंग कॉलम नहीं है. और जब भी कभी चौथा लीडिंग कॉलम होगा, ये सबसे लास्ट वाला कॉलम लीडिंग कॉलम होगा, ऑगमेंटेड कॉलम, इसको ऑगमेंटेड कॉलम बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? ऑगमेंटेड कॉलम. ठीक है. तो अगर लास्ट वाला कॉलम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में या ऑगमेंटेड कॉलम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में अगर लीडिंग कॉलम का रोल प्ले कर रहा है इक्लान फॉर्म में, तो कभी भी सिस्टम आपका कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, हमेशा इनकंसिस्टेंट होगा. ये बात याद रखना है आपको. मैंने एक बहुत बड़ी बात बोली, मैं इसको लिखा दे रहा हूँ आपको यहाँ पर. मैंने बोला कि आपके पास अगर, मतलब ये कहने का कि आपने क्या करा, अपनी मैट्रिक्स को पहले आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखी. इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जो भी होता है इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड कॉलम. इफ इन इक्लान फॉर्म a system is inconsistent
इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन। इफ echelon form of AV has leading element in the augmented column। मतलब ऑगमेंटेड कॉलम में अगर लीडिंग एलिमेंट है, मतलब वो कॉलम लीडिंग कॉलम हो गया, या ऑगमेंटेड कॉलम आपका लीडिंग कॉलम हो गया, तो आपका सिस्टम हमेशा इनकंसिस्टेंट होगा। मतलब ये वाली कंडीशन कभी उसमें सेटिस्फाई ही नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑगमेंटेड कॉलम में एक रैंक बढ़ जाएगी और यहाँ पर एक कम रहेगी, तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं आ पाएंगे। जैसे अगर आपका ऑगमेंटेड कॉलम लीडिंग कॉलम है, तो अगर रैंक आप ए3 है, तो इट इज नेसेसरी कि रैंक आप ए बी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस केस में कभी इक्वल नहीं हो पाएगा, इक्वल नहीं होगा तो सोल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसको देखो सॉल्व करते हैं हम लोग, हाउ टू सॉल्व इट। अब इसको और थोड़ा सा बढ़िया करते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया हमने पूरी तरह से, कोई साधारण सिस्टम लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व x plus y minus z equal to 1, x plus 2y plus z equal to 2, 2x plus 3y plus y minus 2z equal to 1। इसको सॉल्व करना जल्दी से, इसको हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखते हैं फटाफट। x के कोएफिशिएंट को लिख करो 1 1 2, y कोएफिशिएंट 1 2 1, z के कोएफिशिएंट -1 1 -2, और यहाँ पर हमने लगाया ये लाइन, यहाँ पर आया 1 2 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, तुरंत ऑपरेशन यूज करते हैं एक ही साथ। R2 में चेंज करना है और R3 में चेंज करना है। R2 में, और किसका हेल्प लेना है, R1 का हेल्प लेना है। R2 और R3 को चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ R1। तो क्या करें अब, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम R1। R3 में जीरो बनाने के लिए 2 टाइम्स R1। नाउ अप्लाई दीज ऑपरेशन इन द मैट्रिक्स, यू विल गेट 1 1 -1। पहली रो में देखो कोई चेंज नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट रो का जिक्र नहीं किया, सिर्फ मैंने, और जो यहाँ पर पहला ऑपरेशन लिखते, जो जिस रो को पहले लिखते हैं उसी रो को चेंज किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप R1 को चेंज कर दो, R1 भी तो आ रहा है, आप सोचोगे R1 क्यों नहीं चेंज किया, नहीं, जो स्टार्टिंग में लिखते हैं वही रो चेंज होती है, ये ध्यान रखना है आपको। सेकंड रो को चेंज करना है, ऊपर वाली रो से सेपरेट करना है, सेकंड रो को फर्स्ट रो से सेपरेट करना, तो 1 -1 0, 2 -1 1, 1 -1 कितना आ जाएगा 2, 2 -1 1, और अब फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर थर्ड रो में सेकंड सब्ट्रैक्ट करो, तो 2 -2 0, 1 -2 -1 -2, और +2 कितना आ जाएगा 0, 1 -2 कितना आ जाएगा -1। अब और चलते जाते हैं ऐसे ही, देखो इसके नीचे सब कुछ जीरो हो गया। नाउ कम टू द सेकंड रो और फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, इसके नीचे भी जीरो करो, ऊपर भी जीरो करो, दोनों करो। इक्लान फॉर्म में रिड्यूस इक्लान फॉर्म में चेंज करते हैं इस बार। तो यहाँ जीरो बनाना है, यहाँ जीरो बनाना है, तो बना देते हैं। किसको चेंज करना है इस बार, R1 को चेंज करना है, और किसको चेंज करना है, R3 को, विद द हेल्प ऑफ R2। और ये ऑपरेशन आपको समझना है कि प्लस करना है कि माइनस करना है। पहले रो में कोई चेंज नहीं करना है, फर्स्ट रो में चेंज, 1 -1 0, -1 -2 -3, 1 -1 0, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं, थर्ड रो में चेंज करना, ऐड कर देना है, तो 2, और यहाँ पे कितना आ गया 0। देखते जाइएगा कितना आसानी से सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा।
अब इसको 1 बनाते हैं क्योंकि रेडियस इक्वलेंट फॉर्म में यहाँ पर 1 होता है, बहुत आसानी से बन जाएगा। 1/2 टाइम्स कितना कर देंगे, R3 कर देंगे। करते हैं 1 0 -3 0 0 1 2 1 0 0 1 0। ठीक है, बट अब इसके ऊपर भी जीरो बनाना पड़ेगा, लीडिंग एलिमेंट आ गया। वो करने के लिए फटाफट करते हैं, देखो we will operate, we need to change row 1 and row 3, row 2. So R1 plus 3 times R3 and R2 minus 2 times R3. तो R1 में क्या चेंज करना है, पहले आपको थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई कराना है, फिर उसको फर्स्ट रो में ऐड कर देना है। 1 0 -3 + 3 कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ से आ जाएगा 0। नाउ कम टू सेकंड रो, नो सेकंड रो में भी चेंज करना है, 0 1 2 - 2 0 और 1 - 0, यहाँ पर 0, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है। नाउ दिस इज द नाइसर फॉर्म। देखिए ध्यान से, विकलांग फॉर्म कन्वर्टर करते ही आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप की मैट्रिक्स दिख रही है, मतलब पूरी मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं है, मैंने बोला था टाइप की दिखेगी, तो अंदर देखो टाइप दिख रहा है ना ये। नाउ यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं, देखो अब बताओ रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, 1 2 3। ये जो कॉलम है ऑगमेंटेड कॉलम, क्या इसके अंदर कोई लीडिंग एलिमेंट है क्या, आंसर है नो। अगर होता तो ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता, बट क्योंकि इसके पास कोई लीडिंग एलिमेंट ही नहीं है तो ये सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होगा। और यहाँ से भी हमको पता है कि ए बी का जो रैंक आएगा वो भी कितना आएगा, 3 आएगा, और नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, वो भी कितने हैं, 3 है। तो दिस सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, दिस सिस्टम हैज, क्योंकि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी equal to number of unknowns, that is equal to 3, hence system has unique solution। देखो अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया पूरा, लेकिन 99% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 1% क्वेश्चन काम बताया आपका। हमें क्या करना है, अब अपने इस सिस्टम को वापस कन्वर्ट करना अलजेब्राइक फॉर्म में, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये जो पहला कॉलम था ये x का था, दूसरा कॉलम था y का, और तीसरा कॉलम था z का, और यहाँ पर बीच में क्या लगेगा, इक्वलिटी साइन। आपको क्या करना है, इस x को 1 के साथ पहली रो से बताओ क्या इक्वेशन आ जाएगी, x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इक्वल टू 0। यहाँ से क्या इक्वेशन बनी, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, x प्लस एक्स सब कुछ 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन से x इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन से y इक्वल टू 0, तीसरी से z इक्वल टू 0, और यहाँ पर गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पर 1 आना चाहिए था, ओहो सॉरी, यहाँ आ जाएगा 1। तो ये सिस्टम सॉल्व हो गया, ये दिस इज द यूनिक सोल्यूशन। क्या आया, यूनिक सोल्यूशन। इस पे कुछ क्वेश्चंस का और करते हैं हम लोग, ठीक है, तो मजा आएगा। तब तक आप ये ट्राई करो ये क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। कि और इस मेथड का नाम है गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं इसे क्या बोला जाता है, गॉस एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन है, नोट this method of solving system of linear equation
is known as Gauss elimination method. क्लियर? अभी जो हमने मेथड सीखा मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके इक्लान फॉर्म की हेल्प से सोल्यूशन निकालना, दैट इज नोन एज गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन्वेस्टिगेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यू को इन्वेस्टिगेट करना है सो दैट द सिस्टम system what is the system 2x plus 3y plus 5z equal to 9 7x plus 3y minus twice of z equal to okay equal to a 2x plus 3y plus az equal to p और यहाँ पर a ना होकर के यहाँ 3 होगा। ओके सो नाउ दिस इज द सिस्टम। देखो इसमें वेरिएबल भी हैं, वेरिएबल और पैरामीटर देखो क्या होते हैं इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। इसके अंदर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक्स वाई एंड जेड, और पैरामीटर कौन कौन से हैं, पैरामीटर है आपके पास ए एंड बी। ठीक है, तो वेरिएबल और पैरामीटर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमको पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट दिस सिस्टम, है ना, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुआ है। दिस सिस्टम हैज दिस सिस्टम दिस हैज फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा नो सॉल्यूशन, तीसरा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, स्टेप बाय स्टेप समझना। ठीक है, आई विल गिव इनफ टाइम टू एक्सप्लेन एंड एलिबरेट इट। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आए सॉल्व करने के पहला स्टेप है आप अपने कन्वर्ट करो, पहले इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखो। आप एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में मत लिखो, राइट डाउन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। Matrix to the given system is to the given system is AB and that is equal to 2 3 5 2 3 5 यहाँ पर कितना जाएगा 9 7 3 minus 2 यहाँ कितना 3 2 3 A और यहाँ कितना जाएगा B। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है। देखो सबसे पहला काम हमें जीरो बनाना है। ठीक है, उसने ये नहीं बोलो सॉल्व, क्वेश्चन में देखो बहुत क्लियरली लिखा है इन्वेस्टिगेट,
उसने ये लाइन यूज नहीं की कि सॉल्व द सिस्टम, इसका मतलब वो सोल्यूशन नहीं तुमसे पूछ रहा है, वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि ए और बी की किन किन वैल्यूज के लिए, ए और बी की कौन कौन सी वैल्यू यूज करें जिससे सिस्टम के पास यूनिक सोल्यूशन आ जाए इन्फिनिटली मेनू। तो आप इसको इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करो फटाफट, यहाँ पर जीरो बनाना है, यहाँ पर भी जीरो बनाना है, बना देते हैं। इसको जीरो बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड कराओ और फिर 7 से मल्टीप्लाई कराओ, मतलब यहाँ पर 7 लाना है किसी तरह से। तो 7 लाने का तरीका 2 से डिवाइड कराओ और 7 से मल्टीप्लाई कराओ, मतलब 7/2 से मल्टीप्लाई करा दो फर्स्ट रो को। सो मल्टीप्लाई फर्स्ट रो, तो सेकेंड रो को चेंज करना है तो R2 माइनस 7/2 टाइम्स R1। नाउ वी आर यूजिंग थर्ड रो, तो R3 माइनस R1। So, so we will multiply first row. So multiply first row by 7/2. First row has no change. 2, 3, 5, here 9. Now you can use calculator or you can calculate it. No need to use calculator. तो यहाँ कितना आ जाएगा 7, 7 माइनस 7 0। नाउ सेकेंड एलिमेंट कितना आएगा 3 माइनस 7/2 into 3, that is 3 minus 21/2, that is 6 minus 20/2, that is minus 15/2। यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 15/2। नाउ कम टू द थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट में क्या करना -2 माइनस 5 into 7/2, -2 minus 35/2 minus 4 minus 35/2, ये कितना आ जाएगा 39, माइनस का 39/2। अब यहाँ पर कितना 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, यहाँ से a माइनस 5 और यहाँ से b माइनस 9। अच्छा इस एलिमेंट को भी मैंने रखा सेकेंड रो का लास्ट एलिमेंट, 3 माइनस 9 इंटू 7/2, 6 माइनस 63, कितना आ जाएगा माइनस का 57, माइनस का 57/2। जी आया। अब आप ध्यान से देखिए लीडिंग एलिमेंट, आपको यहाँ पर 1 बनाने की जरूरत नहीं है और वर्क इज डन। दिस इज द लीडिंग एलिमेंट, नीचे सब कुछ जीरो, दिस इज द लीडिंग एलिमेंट, इसके नीचे सब कुछ जीरो, और तीसरा लीडिंग एलिमेंट ये बन सकता है डिपेंडिंग ऑन कि वैल्यू जीरो है कि नॉन जीरो है, ठीक है। तो 1 बाई 1 देखो हम लोग बढ़ते हैं आगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमको पहला पहला क्या पूछा, यूनिक सोल्यूशन फर्स्ट। यूनिक सोल्यूशन हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। फॉर यूनिक सोल्यूशन क्या कंडीशन थी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। और आपके क्वेश्चन में एन की वैल्यू बताओ कितनी है, एन इक्वल टू कितना है 3 है, तो ये चीज होनी चाहिए। और मैंने बोला था सॉल्यूशन तब आएगा जब लास्ट वाला कॉलम आपका ऑगमेंटेड कॉलम में कोई भी लीडिंग एलिमेंट ना हो, और लीडिंग एलिमेंट यहाँ पर तब नहीं हो सकता जब ये जीरो हो, जब ये जीरो ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पर जीरो हो गया और यहाँ पर नॉन जीरो हो गया तो लीडिंग एलिमेंट आ जाएगा। मतलब अगर a इक्वल टू 5 रख दो, b इक्वल टू नॉट इक्वल टू 9 रख दो, तो यहाँ तो जीरो हो जाएगा, इस जगह पे जीरो हो जाएगा 5 रखते ही, और b की वैल्यू जो 9 के इक्वल नहीं है रखने से यहाँ पर नॉन जीरो हो जाएगा, और नॉन जीरो आते ही यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट आ जाएगा, और यहाँ लीडिंग एलिमेंट आते ही आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हमें तो कंसिस्टेंट चाहिए, फटाफट करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो अब हमें पता है यहाँ से इफ a minus 5 is not equal to 0 implies a is not equal to 5, then rank of a equal to rank of ab equal to 3, ठीक है, and that is equal to number of unknowns, ठीक है।
तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू आई बी की, और बी की यहाँ पर कोई वैल्यू रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये ऑगमेंटेड ये लीडिंग एलिमेंट है तो ये बी की किसी वैल्यू के लिए लीडिंग एलिमेंट नहीं बन सकता है, क्योंकि ठीक है। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई कि आप बी की कोई वैल्यू चूज कर सकते हो। हेंस फॉर ए नॉट इक्वल टू 5 एंड बी बिलोंग्स टू आर, बी कोई भी नंबर हो, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी चीज, दूसरा क्या पूछा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए आपको मैंने बताया कि इस वाले कॉलम को हमको लीडिंग कॉलम बनाना है, मतलब यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट चाहिए। देखो पहली रो से लीडिंग एलिमेंट मिल गया, इसके पास अब यहाँ पर लीडिंग नहीं हो सकता, दूसरी रो में भी लीडिंग एलिमेंट मिल गया तो ये लीडिंग नहीं हो सकता, ये लीडिंग हो सकता है, ये वाला एलिमेंट लीडिंग हो सकता है प्रोवाइडेड दैट कि ये इक्वल टू कितना आ जाए, जीरो, और ये नॉन जीरो हो जाए। ये नॉन जीरो कब होगा, जब बी की वैल्यू 9 के इक्वल नहीं होगी। तो ये बहुत आसान सी चीज आ गई। तो यहाँ लिखते हैं if a minus 5 equal to 0 and b minus 9 not equal to 0, i.e. a equal to 5 and b not equal to 9, for a system has no solution। क्यों नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये रैंक, इस केस में रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा 2, और रैंक ऑफ ए भी कितना आ जाएगा 3, और ये दोनों इक्वल ही नहीं है, तो सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट हो गया, मतलब नो सोल्यूशन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन में बोला इन्फिनेटली सोल्यूशन कब होंगे। इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए आपको पता है क्या कंडीशन थी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। ये तो कंसिस्टेंट होने के लिए जरूरी है, कम से कम एक सोल्यूशन होने के लिए। अब मोर देन वन सोल्यूशन होने के लिए इट शुड बी लेस देन टोटल नंबर ऑफ अननोन्स। तो एक चीज क्लियर है कि टोटल ऑफ नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3 हैं। इसका मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी 2 होना चाहिए, और रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी 2 होने के लिए ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए, तभी ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक भी नॉन जीरो हो गया तो रैंक आपका या तो ए का 3 हो जाएगा या तो ए बी का 3 हो जाएगा। तो इस कंडीशन को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो लिखते हैं if a minus 5 equal to 0 and b minus 9 equal to 0, i.e. इसका मतलब for a equal to 5 and b equal to 9, given system has no infinitely many solution। देखो कैसे इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, अब जैसे ए की वैल्यू 5 रखोगे और बी की वैल्यू 9 रखोगे तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, तुरंत बताओ, 2 3 5 9, 0 माइनस 15/2, माइनस 39/2, माइनस 15 7/2, 0 0 0 0। यहाँ बीच में लाइन ड्रा करो, बताओ ये लीडिंग एलिमेंट, ये लीडिंग एलिमेंट, तीसरे रो में कोई लीडिंग एलिमेंट ही नहीं, तो ए का भी रैंक 2 है और ए बी का भी रैंक 2 है, बट नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3 है, दैट इज लेस देन 3। तो यहाँ से कितने आ जाएंगे, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन आ जाएंगे। खत्म हो गया क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोल्यूशन। अब आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। पहला, for what value of lambda and mu the following system of linear equation
x plus 3y plus z equal to 1, x plus y minus z equal to 2, x plus 2y plus mu इक्वल टू लैम्डा। पहला तो ये हो गया, हैज फर्स्ट यूनिक सोल्यूशन। दूसरा नो सोल्यूशन। तीसरा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन साउथ सिस्टम x plus 3y plus 4z minus t equal to 1, y plus 3z plus 4t equal to 5, x plus 3z x plus 5y plus z equal to 8। इसको सॉल्व करो, ठीक है। ओनली 2 क्वेश्चंस फॉर असाइनमेंट। ओके, थैंक यू।